नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिब हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वाक्य। रीट में भी इसमें से कम भी 3% कम से कम 3% पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बार पदबंध भी है और इसके साथ में लोकोक्ति मुहावरे भी हैं इस इकाई में, लेकिन 3% तो कम से कम वाक्य में से पूछे जाते हैं। तो वाक्य का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम शुरू करेंगे वाक्य। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखिए कि वाक्य होता क्या है, वाक्य कहते किसे हैं। देखो मित्रों, हिंदी की जो व्याकरण है वो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद में शब्द और शब्द के बाद में क्या आएगा, वाक्य। एक किसी निश्चित क्रम में क्या होती है, आगे बढ़ती है। वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, और शब्दों का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। वर्णों का समूह शब्द, शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, वाक्य। लेकिन बस ये है कि जो समूह है वो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। वाक्य में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब एक वक्ता अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, जब एक वक्ता अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो वो यानी वाक्य का सहारा लेता है। वाक्य के माध्यम से ही वह अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकता। विचारों को प्रस्तुत करते समय वह शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन वाक्य में उनका प्रयोग करता है। शब्दों का एक समूह लेकर उसको वाक्य में प्रयोग करता है। तो ध्यान दें, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए जिन शब्दों के समूह का सहारा लिया जाता है उसे ही क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अर्थात ये भी कह सकते हैं, एक विचार को पूर्णतया स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को, एक विचार को पूर्णतया स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को ही क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो यहां वाक्य की जो परिभाषा है वो क्या निकल कर आ रही है, देखो, एक तो हुई वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्दों के समूह को ही क्या हुई, वक्ता के अर्थ को, मैंने परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से, वक्ता के अर्थ को, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए, या ऐसे लिखो, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एक तो ये होगी, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एक जो विचार हैं, यानी जो मनुष्य के विचार हैं, इनको पूर्णतया से स्पष्ट करने के लिए शब्दों का जो समूह लिया जाता है वही क्या कहलाता है, यानी वाक्य कहलाता है। तो वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है, तो शब्दों के मेल को भी हम क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। लेकिन इसकी जो, यानी बहुत सारे हमारे व्याकरण के जो विद्वान हुए हैं उनके अनुसार जो परिभाषा निकल कर आई है वाक्य की, वो परिभाषा होती है, सार्थक शब्दों का वह समूह है, सार्थक शब्दों का वह समूह है। देखो दूसरी परिभाषा, सार्थक शब्दों का वह समूह है। वाक्य पढ़ रहे हैं हम और वाक्य की परिभाषा देख रहे हैं, सार्थक शब्दों का वह समूह है, सार्थक शब्दों का वह समूह है।
मैंने क्या लिखा? सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसमें आकांक्षा आकांक्षा सन्निधि, जिसमें आकांक्षा सन्निधि, इसके अलावा यानी निकटता बोल सकते हैं, पदक्रम बोल सकते हैं, अन्वय बोल सकते हैं, योग्यता बोल सकते हैं। क्या लिखी है हमने परिभाषा? सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसमें आकांक्षा सन्निधि पदक्रम अन्वय और इसके बाद में और योग्यता यानी वाक्य में जो शब्द होते हैं उन शब्दों में एक योग्यता होती है। तो जिस भी वाक्य में ये सभी होंगे, सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसमें आकांक्षा सन्निधि पदक्रम अन्वय और योग्यता होती है, जिनमें योग्यता होती है या योग्यता हो वह वाक्य कहलाता है, वह वाक्य कहलाता है। अब यहां देखो, सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसमें आकांक्षा सन्निधि पदक्रम अन्वय और योग्यता हो, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी बहुत सारे विद्वानों ने वाक्य की परिभाषा ये दी। एक तो हमने पढ़ी कि शब्दों का समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वक्ता के पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्दों के समूह को भी क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, शब्दों का सहारा ले रहा हूं, शब्दों का क्या है? ये समूह है, तो ये समूह ही क्या है? वाक्य है। एक जो परिभाषा है, सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसमें आकांक्षा सन्निधि पदक्रम अन्वय और योग्यता हो, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। यानी एक जो वाक्य है उस वाक्य की 6 कसौटियां होती हैं, 6 तत्व होते हैं और वो 6 तत्व इस परिभाषा में शामिल किए गए हैं। एक जो वाक्य होता है उसमें 6 तत्व या उसकी 6 कसौटियां होती हैं, वह वाक्य उन कसौटियों के ऊपर खरा उतरना चाहिए, तब तो वह वाक्य है, अन्यथा वह वाक्य नहीं है। 6 कसौटियां कौन कौन सी हैं? एक तो देखो कसौटी है आकांक्षा, एक कसौटी तो कौन सी होगी? आकांक्षा। दूसरी कसौटी जो होती है वो होती है सन्निधि, तीसरी जो होती है वो होती है पदक्रम, चौथी जो है वो है अन्वय, पांचवी जो है वो है योग्यता और छठवीं जो है वो है सार्थक। ये जो 6 कसौटियां हैं, ये 6 कसौटियां वाक्य में होनी चाहिए। अगर ये 6 कसौटियां किसी वाक्य में एक भी नहीं है तो वह क्या नहीं होगा? वाक्य नहीं होगा। एक भी यदि कोई तत्व इनमें से अधूरा रह गया, कोई भी एक कसौटी अधूरी रह गई, तो वह क्या नहीं कहलाएगा? वाक्य नहीं कहलाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि एक जो वाक्य होता है उसके 6 तत्व होते हैं, उसकी 6 क्या होती हैं? कसौटियां होती हैं। सार्थकता, आकांक्षा, सन्निधि, पदक्रम, अन्वय, योग्यता। 1 2 3 4 5 6 कितनी कसौटियां होगी? 6 कसौटियां होगी। तो वाक्य की जो कसौटियां होती हैं, वाक्य की 6 कसौटियां होती हैं, वाक्य की 6 कसौटियां होती हैं या तत्व भी बोल सकते हैं और कसौटी भी बोल सकते हैं। वाक्य की 6 कसौटियां या तत्व होते हैं, यानी या तो 6 तत्व भी बोल सकते हैं या 6 क्या बोल सकते हैं? यानी कसौटियां बोल सकते हैं। अब कौन कौन सी हैं? देखो, पहली जो आती है वो है आकांक्षा। पहली जो कसौटी है वो कौन सी है? आकांक्षा। दूसरी जो कसौटी है वो है देखो सार्थकता। तीसरी जो कसौटी है वो है सन्निधि, तीसरी सन्निधि।
चौथी जो है वो है योग्यता, पांचवी जो है वो है पदक्रम, और छठवीं जो है वो है अन्वय। छठवीं जो है वो कौन सी है? अन्वय। इस प्रकार से एक वाक्य की 6 कसौटियां होती हैं, 6 तत्व होते हैं। एक एक तत्व को हम समझेंगे कि आकांक्षा क्या होती है, सार्थकता क्या होती है, सन्निधि क्या होती है, योग्यता क्या होती है, पदक्रम क्या होता है और अन्वय क्या होता है। पहली कसौटी या पहला तत्व हम लेंगे आकांक्षा। क्या लेंगे? आकांक्षा। पहली कसौटी आती है आकांक्षा। ये क्या होती है? यानी आकांक्षा किसे कहते हैं? मित्रों, वाक्य वही पूर्ण होता है जहां वाक्य के प्रत्येक पद की आकांक्षा पूर्ण होती है। यानी एक सार्थक वाक्य वही है जहां की प्रत्येक पद की आकांक्षा क्या होती हो? पूर्ण होती हो। जब कोई भी शब्द सुनकर श्रोता की जिज्ञासा बनी रहती है तब वह वाक्य पूर्ण नहीं होता है। यानी एक वाक्य वही पूर्ण होगा जो वाक्य में शब्द आ रहे हैं, वो शब्द यानी जो आकांक्षा या जिज्ञासा होती है उसको शांत करने वाले होने चाहिए। उसको क्या करने वाले होने चाहिए? शांत करने वाले होने चाहिए। यदि वक्ता के द्वारा कुछ भी बोला गया और जो सुनने वाले श्रोता हैं, यदि उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है वक्ता के द्वारा, तो इसका मतलब वो क्या नहीं है? एक वाक्य नहीं है। जैसे श्याम कुटिया में जाकर, मैंने लिखा उदाहरण श्याम कुटिया में जाकर। अब आगे मैंने इसको अधूरा छोड़ दिया। आगे मैंने इसको क्या किया? अधूरा छोड़ दिया। क्या मैंने बोला? मैंने श्याम कुटिया में जाकर, आगे मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब जो आप जैसे सुन रहे हैं तो आपके मन में भी इच्छा रह गई, आकांक्षा रह गई कि श्याम कुटिया में जाकर आगे इस वाक्य में क्या होगा। आपके मन में क्या रह गई? इच्छा रह गई, आकांक्षा रह गई। आपके मन में जो आकांक्षा या इच्छा रही वो शांत नहीं हुई। इसका मतलब ये क्या नहीं है? एक वाक्य नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? एक वाक्य नहीं है। तो ध्यान दें, एक वाक्य वही पूर्ण होता है जहां वाक्य के प्रत्येक पद की आकांक्षा पूर्ण होती है। यानी एक वाक्य वही पूर्ण होता है, वाक्य वही पूर्ण होता है जहां वाक्य के प्रत्येक जो शब्द आ रहा है, वाक्य के प्रत्येक पद आ रहा है, उस पद की क्या होती है? आकांक्षा पूर्ण होती है। जहां वाक्य के प्रत्येक पद की, वाक्य के प्रत्येक पद की आकांक्षा या इच्छा भी बोल सकते हैं, आकांक्षा पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। यानी वाक्य वही पूर्ण होता है जहां वाक्य प्रत्येक पद की, वाक्य के प्रत्येक पद की आकांक्षा पूर्ण होती है। यदि जैसे ही सुनने वाले श्रोता हैं, जब कोई यानी कोई भी हमने पद बोला और उस पद को सुनकर श्रोता की जिज्ञासा बनी रहती है, कोई भी पद सुनकर, आगे हम लिख सकते हैं, यदि कोई भी पद सुनकर, यदि कोई भी पद सुनकर श्रोता की जिज्ञासा, यानी कोई भी पद सुनकर जो सुनने वाले श्रोता हैं उनकी जो जिज्ञासा है वो बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है, बनी रहती है, तो वह वाक्य नहीं है, तो वह वाक्य नहीं है, तो वह वाक्य नहीं है। ये होती है आकांक्षा। ये क्या होती है? आकांक्षा। या ये कह सकते हैं तो वह एक पूर्ण वाक्य नहीं है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वह एक पूर्ण वाक्य नहीं है, तो
तो वह एक पूर्ण वाक्य नहीं है, तो वह एक पूर्ण वाक्य नहीं है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझे। जैसे देखो, मैंने उदाहरण लिखा श्याम, मैंने क्या उदाहरण लिखा? श्याम कुटिया में जाकर, श्याम कुटिया में जाकर, और मैंने आगे नहीं बोला, यहीं तक बोलकर मैंने इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। श्याम कुटिया में जाकर। अब जैसे ये इसका मतलब ये एक पूर्ण वाक्य नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है? पूर्ण वाक्य नहीं। वाक्य तो है, ऐसा नहीं है कि वाक्य नहीं है, वाक्य तो है, लेकिन क्या नहीं है? पूर्ण वाक्य नहीं है। क्यों? अरे भाई, मैंने जैसे ये उदाहरण बोला श्याम कुटिया में जाकर, तो बोलो आपकी जिज्ञासा बनी रही या नहीं बनी रही? आपकी जिज्ञासा शांत हुई क्या? आपको पता चला कि आगे इस वाक्य में क्या होगा? नहीं पता चला ना। इसका मतलब ये एक पूर्ण वाक्य नहीं है। ऐसे होता, श्याम कुटिया में जाकर पढ़ने लगा, इसका मतलब जिज्ञासा शांत हो गई। ये श्याम कुटिया में जाकर क्या करने लगा? पढ़ने लग गया। लेकिन यहां जाकर आगे पूर्ण विराम आ गया। अब वह यानी आगे क्या किया उसने? इसका मतलब ये एक पूर्ण वाक्य नहीं है। तो आकांक्षा क्या होती है? वाक्य वही पूर्ण होता है, एक पूर्ण वाक्य वही होता है जहां वाक्य के प्रत्येक पद की आकांक्षा पूर्ण होती है। यदि कोई भी पद सुनकर श्रोता की जिज्ञासा बनी रहती है, वह एक पूर्ण वाक्य नहीं है। जैसे मैंने लिखा राम विद्यालय में जाकर, राम विद्यालय में जाकर, आगे मैंने नहीं बोला, इसका मतलब यह पूर्ण वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें जिज्ञासा शांत नहीं हुई कि विद्यालय में जाकर पढ़ने लगा। अब जिज्ञासा शांत हो गई कि श्याम विद्यालय में जाकर पढ़ने लगा, तो जैसे ही पढ़ने लगा गया, वहां जिज्ञासा क्या हो गई? शांत हो गई। जैसे हम बोले हरी भरी घास पर, आगे मैंने कुछ नहीं बोला, हरी भरी घास पर, आगे मैंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब यह पूर्ण वाक्य नहीं है। इसका मतलब यह क्या नहीं है? पूर्ण वाक्य नहीं है। हरी भरी घास पर बालक दौड़ रहे हैं, अब यह क्या हो गया? पूर्ण वाक्य हो गया कि हरी भरी घास पर कार्य हो रहा है, क्या? बालक दौड़ रहे हैं। तो वहां क्या होगी? जो सुनने वाले श्रोता हैं उनकी जिज्ञासा शांत हो गई, उनकी जिज्ञासा शांत हो गई। तो वो क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य होता है। तो वाक्य एक पूर्ण तभी होगा जब सुनने वाले जो श्रोता हैं उनकी जिज्ञासा क्या हो जानी चाहिए? शांत हो जानी चाहिए। वही क्या होगा? एक पूर्ण वाक्य होगा। क्या होगा? पूर्ण वाक्य होगा। इसके बाद में आती है, देखो दूसरी कसौटी है सार्थकता। दूसरी जो कसौटी है वो है सार्थकता। दूसरी कसौटी कौन सी है? सार्थकता। यानी वाक्य में जो शब्दों का, वाक्य एक शब्दों का समूह होता है, ये तो आपको पता है, हमने पढ़ लिया कि वाक्य एक शब्दों का समूह होता है। अब वाक्यों का जो समूह है उसमें निरर्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण नहीं होता है। यानी निरर्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण नहीं होता है। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का समूह होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का, वाक्य सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह होता है। सार्थक शब्दों का समूह होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का क्या होता है? समूह होता है। और यदि निरर्थक शब्दों के मेल से या निरर्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण नहीं होता है। निरर्थक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण नहीं होता है। वाक्य का निर्माण नहीं होता है। वाक्य का निर्माण नहीं होता है।
वाक्य का निर्माण सार्थक पदों के समूह से ही होगा, सार्थक शब्दों के समूह से ही होगा। निर्थक शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण नहीं होता है। जैसे हम देखें, बटकट नटकरी जटकी खाता, वाक्य है क्या मैंने जो बोला भाई? मैंने बोला बटकट नटरी जटकी खात, बोलो कौन सा सार्थक पद है? यहां बिल्कुल भी सार्थक पद नहीं है ना। बटकट नटरी, देखो जैसे उदाहरण के रूप में लिख भी देता हूं, जैसे बटकट नटरी, देखो उदाहरण है बटकट नटरी, बटकट नटरी जटकी खात, जटकी खात। भाई क्या है ये पद? निर्थक है। ये पद क्या है? निर्थक है। सभी के सभी क्या है? पद निर्थक पद हैं। अब सार्थक, सीता जनक वाटिका में भ्रमण कर रही है। जैसे मैंने दूसरा वाक्य लिखा, सीता जनक वाटिका में, जनक वाटिका में भ्रमण कर रही है। सीता जनक वाटिका में भ्रमण कर रही है। अब ये पूरे सीता जनक वाटिका में भ्रमण कर रही है, सभी पद क्या है? सार्थक है। सभी शब्द क्या है? सार्थक है। इसमें बटकट नटरी झटकी खात, क्या होता है भाई? बटकट क्या होता है? नटरी क्या होता है? झटकी, पद निर्थक है इसमें। इसका मतलब ये क्या नहीं है? वाक्य नहीं है। और ये क्या है? एक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें सार्थक शब्द आए हैं। सभी शब्द सार्थक है इसमें, सभी शब्द सार्थक है इसमें तो। और ये जो है इसमें जो पद दिए हुए हैं वो पद क्या है? निर्थक है। इसमें पद क्या है? निर्थक है। और इसमें सभी पद क्या है? सार्थक है। इस कारण से नीचे वाला जो है वो तो एक वाक्य है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो एक वाक्य नहीं है। ऊपर वाला एक वाक्य नहीं है। अब ये तो हमने दूसरी जो कसौटी है वो क्या पढ़ी? सार्थकता, कि वाक्य में जो पद आ रहे हैं, जो शब्द आ रहे हैं वो सार्थक होने चाहिए, निर्थक नहीं होने चाहिए। तो ये हो गई दूसरी कसौटी। ध्यान दें, दो कसौटियां हमने पढ़ ली हैं, एक तो आकांक्षा और एक सार्थकता। आकांक्षा में हमने पढ़ा एक वाक्य पूर्ण वही होता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उनकी जिज्ञासा को शांत कर देता है। फिर सार्थकता में हमने पढ़ा जहां वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद हैं या शब्द हैं वो क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। अब यहां बार बार देखो एक आएगा पद, इसको ध्यान रख लेना, पद किसे कहते हैं? कई बार इसको पूछ लेता है कि पद किसे कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। वाक्य में प्रयुक्त या वाक्य में आने वाले, वाक्य में आने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए, जब किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। इसलिए मैंने इसको बीच में यहां आपको याद रहे इसलिए लिख दिया है। इसका संबंध सार्थकता से कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका संबंध सार्थकता से नहीं है पद का। मैंने पद की परिभाषा बताई है आपको कि पद किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है वाक्य में आने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं या वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। इसके बाद में जो तीसरी कसौटी आती है मित्रों वो है सन्निधि। तीसरी जो कसौटी है वो कसौटी कौन सी है? सन्निधि। सन्निधि का जो अर्थ होता है वो होता है मित्रों निकटता, निकटता। सन्निधि का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? निकटता। अब देखो सन्निधि क्या होती है। देखो मित्रों, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो पद होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो पद होते हैं उन पदों में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। वाक्य में
प्रयुक्त जो पद होते हैं या वाक्य में आने वाले जो पद होते हैं उनमें क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। यदि उनमें निकटता नहीं है तो वह एक क्या नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, सन्निधि या निकटता, जब तक वाक्य के पदों में निकटता नहीं होगी तब तक वह वाक्य नहीं होता है। जब तक वाक्य के पदों में निकटता नहीं होगी, जब तक वाक्य के पदों में निकटता नहीं होगी, तब तक वह वाक्य नहीं होता है, तब तक वह वाक्य नहीं होता है, तब तक वह वाक्य नहीं होता है। जैसे देखो उदाहरण के द्वारा समझें इसको, यानी वाक्य के पदों में निकटता नहीं होगी। जैसे सुबह कहा जाए सीता नल से, दोपहर में कहा जाए जल और साय, यानी सुबह तो कहा जाए सीता नल से और दोपहर में कहा जाए जल और साय कहा जाता है लाओ। तो यहां श्रोता समझ नहीं पाता है भाई क्या कहा गया कि सीता नल से, फिर थोड़ी देर रुका गया, फिर कहा गया जल, फिर कहा गया सायकाल, फिर कहते हैं लाओ, फिर क्या कहा गया लाओ। तो यहां पदों में क्या नहीं है, निकटता नहीं है। पदों में क्या नहीं है, निकटता नहीं है। भाई सुबह कहा गया सीता नल से, शाम को यानी दोपहर को कहा गया जल और साय को कहा गया लाओ। सीता नल से जल लाओ, इसको ऐसे समझे, सीता जल, या ऐसे देखो सीता, फिर रुक गया, फिर क्या हो गया, रुक गया, फिर कहा सीता नल से, फिर रुक गया अगला, फिर क्या हो गया, रुक गया। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं और मैं रुक गया, सीता, इसका मतलब निकटता नहीं है। नल से, फिर क्या हो गया, रुक गया, फिर रुक गया। सीता नल से जल, और फिर मैं क्या हो गया, रुक गया, फिर क्या हो गया, रुक गया। सीता नल से जल, रुक गया, लाओ, और फिर बोल रहा हूं लाओ। इसका मतलब यहां पदों में क्या नहीं है, निकटता नहीं है। पदों में क्या नहीं है, सनिधि नहीं है। इसका मतलब ये एक क्या नहीं है, वाक्य नहीं है। ये एक क्या नहीं है, वाक्य नहीं है। अगर ये वाक्य ऐसे होता कि सीता नल से जल लाओ, सीता नल से जल लाओ, तो ये क्या होता, एक वाक्य होता। ये क्या है, एक वाक्य है, जबकि ये क्या नहीं है, एक वाक्य नहीं है। तो वाक्य के जो पद होते हैं उनमें निकटता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। वाक्य के जो पद हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, निकट होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक वाक्य होगा। इसके बाद में चौथी जो कसौटी आती है वो है योग्यता। चौथी जो कसौटी है वो है योग्यता। अब देखो योग्यता क्या होती है, वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द हैं वो एक दूसरे की, जो एक दूसरे पद हैं उनकी योग्यता को पूरी करे। एक दूसरे की योग्यता को क्या करे, पूरी करे। एक दूसरे की आवश्यकता को क्या करे, पूरी करे। वाक्य में जो पद आ रहे हैं, वाक्य में जो पद आ रहे हैं या वाक्य के पदों में एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ण करने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य के पदों में, वाक्य के पदों में एक दूसरे की
आवश्यकता एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ण करने की योग्यता होनी चाहिए, पूर्ण करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक वाक्य होगा। जैसे वृक्षों को जल से सींचो, जैसे देखो मैंने उदाहरण बोला वृक्षों को जल से सींचो, वृक्षों को जल से सींचो, ये तो सही है कि वृक्षों को जल से सींचो, लेकिन मैंने बोला वृक्षों को अग्नि से सींचो, वृक्षों को अग्नि से सींचो, ये मैंने उदाहरण बोला। वृक्षों को किससे सींचो, अग्नि से। तो यहां जो वृक्ष है, सींचो है, ये अग्नि है, ये एक दूसरे की योग्यता को पूरी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई वृक्ष जल से सींचे जाते हैं, वृक्ष किससे सींचे जाते हैं, जल से सींचे जाते हैं। अगर ये वाक्य होता वृक्षों को जल से सींचो, तो जो भी पद है, तीन पद है, तीनों पद एक दूसरे की योग्यता को पूरी करते, लेकिन अग्नि जो है वो वृक्ष की और सींचने की योग्यता को क्या नहीं कर रही है, पूरा नहीं कर रही है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक वाक्य नहीं है, ये क्या नहीं है, एक वाक्य नहीं है। वाक्य में योग्यता होनी चाहिए एक दूसरे के पदों को पूरी करने की, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, वाक्य हो सकता है। मैं कहूं हाथी को रस्सी से बांधो, हाथी को रस्सी से बांधो, अरे हाथी रस्सी से थोड़ी, वो तो जंजीर से बांधा जाता है, हाथी को जंजीर से बांधो। तो इस प्रकार से एक दूसरे पद में, यानी एक दूसरे पद की योग्यता पूरी करने की उनमें क्या होनी चाहिए, यानी एक दूसरे की आवश्यकता पूरी करने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद में जो पांचवी कसौटी है वो है पदक्रम, पांचवी जो कसौटी है वो है पदक्रम। वाक्यों का वाक्य में आने वाले पदों का क्रम व्याकरण के नियमानुसार होना चाहिए, व्याकरण के नियमानुसार होना चाहिए। कैसे भाई, सबसे पहले कर्ता आता है तो पहले कर्ता, भाई प्राय क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या आएगा, कर्ता, फिर क्या आएगा, कर्म, और फिर क्या आएगी, क्रिया। तो वाक्य के पदों में यही क्रम होना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए। जैसे काजे सीता पढ़ती है पुस्तक, सीता पढ़ती है पुस्तक, तो ये एक क्या नहीं है, वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वाक्य में जो पद आ रहे हैं उनका क्रम क्या है, व्याकरण के नियमानुसार नहीं है। वाक्य में जो पद आ रहे हैं उनका क्रम व्याकरण के नियमानुसार नहीं है, तो वाक्य में प्रयुक्त पद है वो क्या होने चाहिए, व्याकरण के नियमानुसार होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक वाक्य होगा। छठवीं जो कसौटी है वो है अन्वय। छठवीं जो कसौटी है वो क्या है, अन्वय है। अब देखो मित्रों, अन्वय वाक्य में जो क्रिया आ रही है, जैसे मान लीजिए कर्ता के अनुसार क्रिया है, वाक्य का कर्ता पुल्लिंग का है, क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही है, लेकिन क्रिया को स्त्रीलिंग दे रखा है, क्रिया को क्या दे रखा है, स्त्रीलिंग दे रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वाक्य में लिंग वचन काल का प्रयोग शब्दों के अनुसार होना चाहिए। वाक्य में
लिंग वचन काल का प्रयोग शब्दों के अनुसार होना चाहिए या पदों के अनुसार होना चाहिए। शब्दों के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? शब्दों के अनुसार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, कर्ता पुल्लिंग का है तो क्रिया भी किसकी होनी चाहिए? पुल्लिंग की होनी चाहिए। क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है और कर्म यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिया स्त्रीलिंग की हो, ऐसा नहीं कि क्रिया किसकी हो? स्त्रीलिंग की हो। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया बालक नृत्य करता है। भाई जैसे देखो, जैसे मैंने उदाहरण बोला बालक नृत्य करती है, अरे भाई यहां बालक के अनुसार क्रिया है। बालक क्या है? पुल्लिंग। बालक क्या है? पुल्लिंग। तो क्रिया भी किसकी आनी चाहिए थी? पुल्लिंग की आनी चाहिए थी। जबकि क्रिया किसकी आ गई? स्त्रीलिंग की। इसका मतलब ये क्या नहीं है? वाक्य नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? वाक्य नहीं है। ये एक वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, कर्ता पुल्लिंग का है और क्रिया स्त्रीलिंग की है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पत्र पढ़ा। अब ऐसे बना दी राम ने पत्र पढ़ी, राम ने पत्र पढ़ी, राम ने पत्र पढ़ी। क्रिया यहां कर्म के अनुसार है। राम ने पत्र पढ़ी। क्रिया किसके अनुसार है? पत्र के अनुसार है। पत्र क्या है? पुल्लिंग। क्रिया किसकी आ रही है? स्त्रीलिंग की। इसका मतलब यहां पदों का क्या नहीं है? अन्वय नहीं है। इसका मतलब यहां पदों का क्या नहीं है? अन्वय नहीं है। पदों का जो अन्वय है, अन्वय का मतलब होता है लिंग वचन जो काल होता है वो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अनुसार उनका क्रम, यानी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अनुसार लिंग वचन काल होना चाहिए। अगर उनके अनुसार लिंग वचन काल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वह एक क्या नहीं होगा? वाक्य नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? एक वाक्य नहीं होगा। कर्ता पुल्लिंग का आ रहा है और क्रिया स्त्रीलिंग की आ रही है। कर्ता यहां कर्म किसका आ रहा है? कर्म पुल्लिंग का है, क्रिया स्त्रीलिंग की आ रही है। क्रिया किसकी आ रही है? स्त्रीलिंग की आ रही है। वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। लेकिन कर्म के अनुसार है तो अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। पत्र क्या होता है? पुल्लिंग, लेकिन क्रिया किसकी दे दी? स्त्रीलिंग की दे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या नहीं है? एक वाक्य नहीं है। दोनों ही क्या नहीं है? वाक्य नहीं है। ये होता बालक नृत्य करता है तो ये क्या होता? एक वाक्य होता। राम ने पत्र पढ़ा ऐसे होता तो ये भी क्या होता? एक वाक्य होता। तब ये भी क्या होता? एक वाक्य होता। तो ध्यान दे, ये जो थे वाक्य की क्या थी? 6 कसौटियां या 6 क्या माने जाते हैं? तत्व माने जाते हैं। यानी एक जो वाक्य होता है वो इन 6 कसौटियों के ऊपर खरा उतरना चाहिए। अगर वाक्य इन 6 कसौटियों के ऊपर खरा नहीं उतर रहा है तो वो एक वाक्य नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? एक वाक्य नहीं होगा। वाक्य के ये आवश्यक तत्व होते हैं मित्रों, ये वाक्य के क्या होते हैं? आवश्यक तत्व होते हैं। यानी इन सब का प्रयोग वाक्य में होना ही चाहिए। इन सब का प्रयोग एक वाक्य में होना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा? वाक्य होगा, अन्यथा वह वाक्य नहीं होगा। तो ध्यान दें, वाक्य हमने पढ़ा, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य यानी वाक्य की कसौटियां कितनी होती हैं, तत्व कितने होते हैं। परिभाषा में हमने पढ़ा, एक जो वक्ता होता है, वक्ता के पूर्ण अर्थ को,
वक्ता के पूर्ण अर्थ को शब्दों के जिस समूह के द्वारा, शब्दों के जिस समूह के द्वारा, यानी वक्ता के पूर्ण अर्थ को शब्दों के जिस समूह के द्वारा हम क्या करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, वही क्या है, वाक्य है। आपको पता है मनुष्य जो है वाक्य के माध्यम से ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। मनुष्य वाक्य के माध्यम से ही अपने विचारों की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। अब विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है किसके माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, और उस वाक्य में क्या आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, तो शब्दों का क्या बन गया, एक समूह बन गया। ये परिभाषा भी हमने पढ़ ली कि शब्दों का समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और फिर जो मुख्य परिभाषा थी जो हमने पढ़ी कि कुछ विद्वान सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें आकांक्षा, सन्निधि, पदक्रम, अन्वय और योग्यता हो, वही क्या होता है, वाक्य होता है। वो भी हमने पढ़ ली। और ये 6 कसौटियां हैं, इन 6 कसौटियों को भी हमने पढ़ लिया। आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।